दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश के पॉलिटिशियंस ने इस देश को किस हद तक खोखला कर दिया है, हमें लगता है कि आज उसका एक पन्ना आपके सामने खोलें और उस पन्ने में लिखे हुए हर शब्द को जरा आप महसूस कीजिएगा और सोचना शुरू कीजिएगा कि आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए यह देश बचेगा या नहीं बचेगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं देश के भीतर या देश के बाहर, उनके लिए यह देश है या नहीं है, या फिर इस देश के पॉलिटिशियंस इस देश के भीतर ही किसी भी प्रोफेशनल्स को रहने देना नहीं चाहते हैं। जो भी जरा पढ़ा लिखा है, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, उसके लिए अपने ही देश में कोई जगह नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति में देश आ गया है जहां लगता है कि मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार या फिर वायरस के संकट से जूझते हुए सैनिटाइजर कितनी बड़ी तादाद में हम लोग बना रहे हैं, उसी के आंकड़े पेश करके बताए जाते हैं कि भारत की ताकत को देख लीजिए। इन पन्नों को खोलना चाहें उससे पहले हमें लगता है एक बात जरा ध्यान रखिएगा। सिर्फ 3 दशक पहले यानी 1990 में भारत चीन से कई दृष्टि में आगे था। पर कैपिटा इनकम में आगे था, एक्सपोर्ट करने में आगे था, प्रोडक्शन के क्षेत्र में आगे था, सर्विस के क्षेत्र में आगे था। लेकिन इन 3 दशकों के भीतर भारत की स्थिति इस देश के पॉलिटिशियंस ने कुछ इस तरीके से बना दी है कि चाहे वह हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो, चाहे वह आपस में बांटते हुए सियासत साधते हुए खुद को रईसी से रखने की सोच पॉलिटिशियंस में हो, उनके बैंक खाते में लगातार पूंजी बढ़ती चली जाती है और देश के भीतर की गरीबी, इस देश के भीतर के खनिज संसाधनों की लूट और पॉलिटिक्स में आता पैसा, ये सारी चीजें जब मिलाइएगा तो हो सकता है आपको इस देश के पॉलिटिशियन से घृणा हो जाए। हमें लगता है आज हम इस पन्ने को जानबूझकर खोलना चाहते हैं। 24 घंटे पहले अमेरिका ने जब यह कहा कि H1B वीजा अब हम नहीं देंगे, 1 साल के लिए इसको सस्पेंड किया जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत साफ था कि जो 85,000 वीजा हर साल अमेरिका जारी करता है, जिसमें सबसे ज्यादा वीजा पाने वालों की तादाद, अप्लाई करने वालों की तादाद इंडियंस की होती है, उन इंडियंस के लिए क्या देश के भीतर कोई स्पेस नहीं है? हमारा प्रवासी मजदूर गांव लौट रहा है तो उसको इनरोल किया जा रहा है मनरेगा में। हम दुनिया के उन देशों में शुमार हैं जहां पर अनस्किल्ड लेबर सबसे ज्यादा है। स्किल्ड लेबर की तैयारी हमने की ही नहीं है। पर कैपिटा इनकम में हम नीचे दर नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो आइए जरा इस पन्ने को हम आपके सामने खोलना चाहते हैं और इसकी शुरुआत तो इसी बात से की जाए कि जिस H1B वीजा का हम जिक्र कर रहे हैं, यह 85,000 वीजा जो होता है, इसमें 20,000 वीजा मास्टर कोटा के तहत आता है, जो मास्टर्स की पढ़ाई के साथ जुड़ा होता है। पिछले साल 85,000 वीजा और जो रिन्यूअल हो किया गया, उन दोनों को मिलाइएगा तो तकरीबन 1,88,123 वीजा जारी हुए थे। उसमें इंडियंस की तादाद जो थी वह 1,31,549 थी। भारत के बाद चीन का नंबर था, उनकी संख्या 28,483 थी। और जो पिछले महीने जो वीजा जारी हुए H1B वीजा के, अब सस्पेंड होने से ठीक पहले 143 वीजा जारी हुए, जिसमें से लगभग 47 वीजा इंडियंस को मिले हैं। यहां जिक्र सिर्फ इस बात का नहीं है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अब जैसे आने वाले वक्त में जो न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 का शुरू होगा, उसके लिए H1B वीजा पर मुहर अक्टूबर से लगनी शुरू हो जाती है। उसके लिए जो एप्लीकेशन अमेरिका के पास है वह 2,75,000 की है। इन 2,75,000 में जो इंडियंस हैं, 1,87,000 इंडियंस ने अप्लाई किया है। चाइना के 36,300 लोगों ने अप्लाई किया है। अब सवाल है कि जो 1,87,000 H1B वीजा वाला तबका है, इसका मतलब है कि उसने ग्रेजुएट है, उसने एक लिहाज से हायर एजुकेशन की हुई है, मास्टर्स की डिग्री है, अब वो रोजगार के लिए वहां जाना चाहता है। वह जब नहीं जा पाएगा तो उस देश के भीतर में, भारत के भीतर, उसके लिए हमारे पास कौन सा स्कोप है? कोई स्कोप है क्या? और भारत के लोग दुनिया भर में जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमने इसकी कभी कोशिश ही नहीं की कि वह कम से कम भारत में आकर काम करे। हमने उल्टा काम किया। जो पढ़ा लिखा तबका होता है वो कितनी जल्दी भारत छोड़ दे, हमारा पूरा ध्यान या पॉलिटिशियंस का पूरा ध्यान इसी पर होता है। हम इस बात का जिक्र आपसे आज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो भारत के जरिए बाहर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद है वो बरस दर बरस बढ़ी है।
लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि अब जब H1B वीजा नहीं मिलेगा तो क्या जो भारत की ही कंपनियां अमेरिका में काम कर रही है, जिसमें TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है या SCL है, हम दो इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन्फोसिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें बड़ी तादाद वहां पर अमेरिकन्स को भी उन्होंने हायर किया हुआ है। विप्रो ने भी यही किया हुआ है। विप्रो की कुल ताकत जो है 1,88,270 वर्कर्स हैं विप्रो के पास। उसमें वहां के लोगों को, जो दूसरे देशों के लोगों को काम दिया हुआ है, उसमें तकरीबन 41,000 दूसरे लोगों को काम दिया हुआ है। उसकी वर्कफोर्स में ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए वहां खुला हुआ है, उनकी कंपनी है, तो वहां पर लगभग 40% ऑस्ट्रेलियंस को भी काम दिया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां पर भी लगभग 37% दिया हुआ है। इस तरह अलग अलग दिया गया है। और पिछले साल ही लगभग 6,932 लड़कों की जब भर्ती हुई तो वो अमेरिकन्स थे जिनको काम दिया गया इन्फोसिस ने। हम इन बात का जिक्र जब कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आखिर भारत को छोड़कर जाने वाले लोग भारत में आना नहीं चाहते हैं क्या? जो बिजनेसमैन है वो भारत में आना नहीं चाहते हैं, या जो भारत छोड़कर चले गए वो क्यों नहीं आना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने, जो अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, उनसे भी बात की। उनका बड़ा साफ कहना है, भारत में बिजनेस शुरू करने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। वो कॉस्ट निचले स्तर से शुरू होगी, जहां से आपको जमीन लेनी है। वहां पर आपको निचले स्तर का अधिकारी होगा, पुलिस वाला होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, पॉलिटिकल पार्टी, सबको पैसा देना पड़ता है। तो इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज ही जब पैसा ले और वो अगर सत्ता में आ जाए तो उसका हक ज्यादा बन जाता है। यानी जो सत्ता में रहता है वो इस देश के बारे में नहीं सोचता है, कैसे पैसा और कमा लें इस बारे में सोचता है। तो इस पर जब हमने नजर डालनी शुरू की कि भाई दुनिया भर के देशों में इतनी बड़ी तादाद में भारतीय हैं, तो उसका पहला हिस्सा सामने आया R&D का, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस पे भारत में दुनिया के तमाम देशों में सबसे कम खर्च किया जाता है। जीडीपी का भारत ने डाटा दिया है कि हम खर्च करते हैं 0.6%। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे वर्ल्ड में R&D पर जो खर्च होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 1.7 लाख करोड़ डॉलर खर्च होता है। और इंडिया इस पे जो खर्च करता है वो तकरीबन करता है 1,300 करोड़ डॉलर, इतना खर्च करता है। और ये ओवरऑल पूरी दुनिया में जितना R&D पर खर्च होता है उसमें भारत के हिस्से में आता है सिर्फ 2.8%। इतना ही भारत खर्च करता है। अमेरिका अपनी जीडीपी के हिसाब से 2.8% खर्च करता है, भारत 0.67 खर्च करता है। कोरिया 4.2% खर्च करता है अपनी जीडीपी का, हम लोग 0.6% करते हैं। इजराइल 4.3% करता है। चाइना 2.1% करता है, जिसकी भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन इसके अगला सवाल यह है कि भारत में जो R&D पर खर्च भी होता है वह किन क्षेत्रों में होता है? सिर्फ 3 क्षेत्र हैं: डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जितने भी PSU हैं, इतनी बड़ी कमजोरी है, खुद भारत सरकार की ही रिपोर्ट बतलाती है कि कोई तालमेल ही नहीं है कि इस देश के भीतर में कोई रिसर्च भी हो। तो R&D पर इस देश में खर्च नहीं होता है। और यहीं से सवाल निकलता है कि क्या दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इंडियंस जो हैं उनको भारत लाने की दिशा में क्यों भारत नहीं सोच पाता है? और इस दिशा में जब हमने देखना शुरू किया तो हैरत अंगेज स्थिति थी, क्योंकि इस देश के लोगों ने तो नोबेल पुरस्कार तक जीता है। अमर्त्य सेन मौजूदा वक्त में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, 1999 में मिला। इकोनॉमिक्स साइंस में दुनिया के तमाम देश इनवाइट करते हैं, भारत इनवाइट नहीं करता है। अभिजीत बनर्जी, इनको भी इकोनॉमिक्स साइंस में मिला, यह भी अमेरिका में जाकर बस गए। अमेरिका में 17 इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, और उनमें से किसी भी इकोनॉमिस्ट को हम अपने यहां लाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। वो आना चाहते हैं, और उसमें चाहे अभिजीत बनर्जी हो जो MIT में है, अमर्त्य सेन हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, प्रणव वर्धन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, कौशिक बसु कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, जगदीश भगवती कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, गीता गोपीनाथन तो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चली गई हैं, राज चैटी हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, सैंडिल हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, देवराज राय हैं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। एक लंबी फहरिस्त है जो कि इकोनॉमिस्टों की। हम उन इकोनॉमिस्टों को अपने देश में लाना नहीं चाहते हैं, उल्टे इस देश को छोड़कर हर प्रोफेशनल भाग जाए इस दिशा में काम करते हैं। इतना ही नहीं, 23 मैथमेटिशियंस अमेरिका में इंडियंस ऐसे हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है, जैसे मंजुल
भार्गवा है जो कि वहाँ के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, शमित कचरू है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, जो श्री राम शंकर अभ्यंकर है वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में, राहुल पांड्रे पांडे हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भरे हुए हैं। यानी हम सिर्फ उन लोगों का नाम ले रहे हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन सेक्टर में है। इसमें जैसे आइएगा कि वहाँ पर चलने वाले अमेरिका के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट या यूनिवर्सिटी के डीन 27 इंडियंस हैं मौजूदा वक्त में। अब आप सोचिए कि MIT के जो वाइस प्रेसिडेंट है संजय शर्मा इंडियन है, राकेश खुराना हार्वर्ड के डीन है वो इंडियन है, गीता मोहन जो डीन है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टैन स्कूल ऑफ बिजनेस की वो इंडियन है, ब्रेकले कॉल ऑफ इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सब इंडियंस हैं, 27 लोग इंडियंस हैं। दुनिया को अपना दिमाग दे रहे हैं, भारत में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। इतना ही नहीं, जो प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स जो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उनकी जब लिस्ट हमने वहां से मंगवाई तो हमें देखकर हैरत आ गई कि 22 ऐसे नाम हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। उसमें चाहे वह अमित सेठ हो जो कि राइट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ डायटन जो ओहायो में पढ़ता है उसके हैं, या के मणि चैंडी जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, श्वेतांक पटेल है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से जुड़े हुए हैं, आरोग्य स्वामी पाउल राज हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इसके पैरेलल में लगभग 63 लोग ऐसे हैं जो दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में घूमते हैं, पढ़ाते हैं, ये प्रोफेसर और स्कॉलर्स हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है और ये कमोवेश हर जगह घूमते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इसी 3 जून को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि दुनिया के लोग जो भारत में आना चाहते हैं उसको उनके लिए बिजनेस वीज़ा और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, और उनके पास अगर कोई इससे पहले का भारत को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है तो वो तुरंत आ सकते हैं इंडियन। यानी विदेशी बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, यानी दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों को इनवाइट करने के लिए भारत तैयार है। लेकिन पूरी दुनिया पे जो भारत का दिमाग काम कर रहा है उसको इनवाइट करने की स्थिति में वो नहीं है, और उन लोगों को वो आना इसलिए नहीं चाह पाते हैं क्योंकि यहां कोई स्पेस ही नहीं है, यहां कोई काम ही नहीं होता है। यानी भारत के स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स जो अमेरिका में हैं और जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, उसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के भीतर झांकिएगा तो येल लॉ कॉलेज जो है वहां पर अखिल अमर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गायत्री चक्रवर्ती, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के.आर. राव, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वहां पर काम करने वाले राजेश जैन, MIT के जो श्रोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वहां पर SP कोठारी, ट्रिनिटी कॉलेज है वहां विजय प्रसाद, एक लंबी फहरिस्त है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो अपने दिमाग को देते हैं, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई जमीन ही नहीं बची है जहां पर उनके एजुकेशन का इस्तेमाल किया जा सके। तो भारत अगर ताकतवर होगा नहीं और उसकी अपनी कमजोरी अपने पॉलिटिशियंस के ताकत पर आकर जुड़ जाएगी तो फिर पूरे देश की जनता बार बार अपने देश के नेताओं की तरफ ही देखेगी। और मौजूदा वक्त का सच यही हो चला है। चाइना कोई भारत से बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन बीते 3 दशकों का सच यह है कि इतनी तेजी से वो आगे निकला है। अगर आप ध्यान दीजिए 1990 में पर कैपिटा इनकम चाइना का $318 यानी 75 रुपए के हिसाब से, आज के हिसाब से जोड़िएगा तो 23,850 रुपए था, और इंडिया उस समय $368 यानी 27,600 था। यानी चाइना की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 1990 में भारत की ज्यादा थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि चाइना 7,70,700 रुपए उसकी प्रति व्यक्ति आय है सालाना, और भारत की 1,26,000 है। यानी कितने गुना ज्यादा हो गया वह इसी बीच में। और एक्सपोर्ट की दिशा में जाइएगा तो 90s में भारत एक्सपोर्ट में चाइना और भारत लगभग बराबर था, 0.045 ट्रिलियन के हिस्से में आता था दोनों के। लेकिन आज की स्थिति यह है, चाइना $2.65 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत 0.54 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो कितना पिछड़ गए हम, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना ने अपने प्रोफेशनल्स को अपने देश में स्पेस दिया
और जो दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोफेशनल्स डिग्री के लिए गए, पढ़ाई के लिए गए, उनका खर्चा भी अमेरिकी चाइनीज गवर्नमेंट ने उठाया। वो किसी भी दुनिया के देश में पढ़ रहे हो, उनको एक स्पेस दिया और स्पेस क्रिएट करने के बाद उनको अपने देश में स्वागत किया। वहां पर आरएनडी पर जितना खर्च होता है, वहां पर जो स्किल लेबर पे जितना खर्च किया जाता है, मास स्किल्ड लेबर है, हमारे यहां मास अनस्किल्ड लेबर है, वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो डेवलप किया जाता है वो जितनी बड़ी तादाद में किया गया। और आपको जानकर हैरत होगी, पॉलिटिशियंस के पांव जहां नहीं पड़े वह क्षेत्र भारत में प्रोग्रेस कर गया। वो सर्विस सेक्टर था, सर्विस सेक्टर के साथ वो सॉफ्टवेयर का सेक्टर था, सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर का सेक्टर था। भारत कंप्यूटर के महत्व को यहां के प्रोफेशनल्स ने बहुत पहले समझा, भारत सरकार नहीं समझ पाई तो उसने वहां हस्तक्षेप नहीं किया, और इसीलिए भारत सर्विस सेक्टर में चाइना को कहीं कंपटीशन देता है। चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है सर्विस सेक्टर में वो $233 बिलियन का है और भारत का $205 बिलियन का है। तो सॉफ्टवेयर इसी रूप में डेवलप होता चला गया, और जब तक पॉलिटिशियंस की नजर वहां तक पहुंचती तब तक वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपना स्पेस बना चुका था। लेकिन भारत सरकार के भीतर जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो करते क्या हैं? स्थिति इस देश के भीतर में इतनी है कि खुद सरकार की रिपोर्ट बतलाती है कि देश में कोई भी केंद्रीकृत क्रिटिकल ऑफिशियल डाटा सोर्स ही नहीं है, अलग से आरएनडी का कोई अकाउंट ही नहीं है। सरकार के जो डिफरेंट विंग्स हैं, अलग अलग विंग्स हैं, उसमें आरएनडी प्रोजेक्ट को लेकर कोई आपस में तालमेल ही नहीं है, और एक पीएसयू दूसरे पीएसयू में क्या हो रहा है इसको लेकर वो इंटीग्रेटेड है ही नहीं। यानी भारत के भीतर जो ग्लोबलाइजेशन इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है कि भारत के मार्केट को परखना है, उस पे दुनिया भर में काम हो रहा है। वो तकरीबन $42 बिलियन का काम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, भारत में मार्केट खोजने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत अपने मार्केट को नहीं समझता है, अपने दिमाग को नहीं समझता है, अपने प्रोफेशनल्स को नहीं समझता है, उसे सिर्फ पॉलिटिक्स समझ में आती है। और यही सबसे विभत्स स्थिति हो गई है कि भारत के भीतर हायर एजुकेशन में भी दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता है। आप कहेंगे कितना काम होता है, कितना पैसा खर्च होता है? आपको जानकर हैरत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भारत जितना काम करता है उतनी कीमत में वहां एक लाइब्रेरियन को पैसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाता है। यह स्थिति इस देश के भीतर की, और इसीलिए भारत जिन परिस्थितियों में जा रहा है और मौजूदा वक्त में जा रहा है, तो भारत के मार्केट को दुनिया देख रही है। आप इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में भारत खूब हथियार खरीदने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट स्लम में आ चुका है, वहां पर बिक्री नहीं हो पा रही है। तो भारत को अब सामान बेचा जाएगा, हथियार बेचे जाएंगे। इस पे आरएनडी पे भारत पे लेकर काम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तमाम हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं उन्होंने काम किया है, देशों ने काम किया है। उस पर चर्चा अगले एपिसोड में हम आपसे करेंगे। लेकिन जाते जाते एक जानकारी दे दें कि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कई बार जिक्र किया कि देखिए भारत कितना सैनिटाइजर बनाने लगा। अरे सैनिटाइजर तो तत्काल की जरूरत थी, और आपको जानकर हैरत होगा कि 26 करोड़ से 27.5 करोड़ रजिस्टर्ड लेबर भारत के भीतर मनरेगा में आ गए हैं। यह अलग मसला है कि उसमें हम सबको जॉब कार्ड भी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वहां पर लगभग 1.5 करोड़ तादाद बढ़ गई है। दूसरी स्थिति सैनिटाइजर की, भारत के भीतर 100 डिस्टिलरीज जो हैं वह यूनिट लगाई हुई है इस बीच में सैनिटाइजर के जरिए कमाल है। और सैनिटाइजर में उत्तर प्रदेश के भीतर में इस दौर में लगभग पिछले महीने का डाटा आया है, 16 मई तक उसने लगभग 58 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया, 47 लाख लीटर सैनिटाइजर दूसरे राज्यों को बेच दिया, और इससे रेवेन्यू कमाया लगभग 42 करोड़ रुपए, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। यह कमाई है। यानी सारी शुगर मिल देश के भीतर में लगभग 200 शुगर मिल लगी हुई है सैनिटाइजर बनाने में, तमाम डिस्टिलरीज लगी हुई है सैनिटाइजर बनाने में। और सैनिटाइजर का नियम क्या है? भारत सरकार सैनिटाइजर खरीदती है 500 रुपए में 1 लीटर। 500 रुपए में 1 लीटर सैनिटाइजर भारत सरकार खरीदती है। जिसको लाइसेंस दिया जाता है वह वो 300 रुपए में लेकर आता है। वो जिसको लाइसेंस मिलता है, वो जिनसे बनवाता है सैनिटाइजर, वह उसको 150 रुपए में मिलती है उसको। तो यानी 150 रुपए में सैनिटाइजर बस बनता है, 300 रुपए में वो सेल कर देता है जिसको लाइसेंस मिला है, लाइसेंस वाला सैनिटाइजर कलेक्ट करता है और 500 रुपए में सरकार को बेच देता है। यही इस देश की इकोनॉमी है। कमाल की इकोनॉमी है। यह कोई देश की इकोनॉमी है?
यानी सैनिटाइजर जैसी जगह में भी मुनाफा खोजा गया, 150 से 500 के बीच में सब कोई बांटते हुए निकल गया और ये इकोनॉमी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। इस इकोनॉमी में सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय दिमाग जो दुनिया भर में फैला हुआ है, और इन प्रोफेशनल्स की तादाद तकरीबन 3.5 लाख है, जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन के फील्ड में, वैज्ञानिक के फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हर क्षेत्र में है। मैथमेटिशियंस उसमें भरे पड़े हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग जुड़े पड़े हैं। उनके लिए कोई जरूरत भारत में नहीं है, क्योंकि भारत तो उस राजनीति को जीता है जिस राजनीति में एक तरफ संघ परिवार होगा, दूसरी तरफ गांधी परिवार होगा, एक तरफ कांग्रेस होगी, दूसरी तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां होंगी। इसी मशक्कत में पूरे देश को सबने खोखला बना दिया है। पर अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, इस हथियार के खेल को समझाते हैं। रशिया तैयार हो चला है, धंधा उससे शुरू हो गया है, और अब दुनिया के 5 देशों की 18 बड़ी कंपनियां भारत को हथियार बेचने को तैयार है, और भारत कंगाली में भी हथियार खरीदेगा। यह है स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।